नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 13वें चैप्टर नाभिक का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है नाभिक की ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि नाभिक की ऊर्जा होती क्या है। तो देखिए, नाभिक की ऊर्जा क्या है कि किसी नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान बनने वाले जो उत्पाद हैं उनका द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान से कम होता है। एक बार फिर से मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि कोई हम नाभिकीय अभिक्रिया लेकर चल रहे हैं और उस अभिक्रिया में जो उत्पाद बनते हैं उनका द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान से कम होता है। अर्थात जब नाभिकीय अभिक्रिया होती है तो द्रव्यमान में कमी आ जाती है, और जो द्रव्यमान में कमी आती है वही कमी आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अकॉर्डिंग ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, और उसी ऊर्जा को हम नाभिक की ऊर्जा कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है। क्लियर? तो देखिए, मैं आपको नाभिक की ऊर्जा से पूर्व नाभिकीय अभिक्रिया का एक व्यापक रूप समझा देता हूं कि किसी नाभिकीय अभिक्रिया को हम किस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया का मतलब है नाभिकों का संयोजन वियोजन। नाभिकों के मध्य होने वाली जो अभिक्रिया है उसको हम नाभिकीय अभिक्रिया कह रहे हैं। तो देखिए, नाभिकीय अभिक्रिया का जो व्यापक रूप है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। किसी नाभिकीय अभिक्रिया को हम किस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया का व्यापक रूप। देखिए, किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया के अंदर एक नाभिक होता है और उस नाभिक को हम मूल नाभिक या पितृ नाभिक कह सकते हैं। यह हमारे पास में है पितृ नाभिक, इसको हम मूल नाभिक भी कह सकते हैं। इसके ऊपर अटैक करवाया जाता है एक अन्य कण का, अति सूक्ष्म कण का या किसी दूसरे नाभिक का, जिसे हम ए से पुट कर रहे हैं। इसे आपतित कण कहा जाता है या आक्रमणकारी कण भी इसको हम कह सकते हैं। देखिए, समझ लीजिए, हमारे पास में कोई एक नाभिक है अक्ष से, और इसके ऊपर हमने आक्रमण करवाया ए का। तो ये जो ए है इसमें समाहित हो जाएगा, और समाहित होने के पश्चात ये एक अन्य नाभिक का निर्माण कर लेता है जो कि एक अस्थायी नाभिक होता है। इसको मैंने यहां पर सी से लिखा है, इसको हमने यहां पर सी से लिखा है। ये एक अस्थायी नाभिक होता है। अस्थायी नाभिक अल्प समय के लिए ही ये नाभिक बनता है, और ये जो अस्थायी नाभिक है ज्यादा समय के लिए इस अवस्था में नहीं रहता। मतलब अक्ष था, अक्ष के ऊपर एक का टेक करवाया तो सी बन गया। अब ये जो सी है वो एक अस्थायी नाभिक है, ये ज्यादा देर अपनी इस अवस्था में नहीं रहेगा। तो ये क्या करता है, एक नए नाभिक का निर्माण कर लेता है। जैसे मैंने यहां पर दिखाया है वाई, तो ये एक नए नाभिक का निर्माण हो गया है, और साथ में यहां पर कुछ कण भी बाहर निकलते हैं। तो ये हमारे पास में है उत्पाद नाभिक, इसको हम कह सकते हैं। इसको पुत्री नाभिक भी कहा जा सकता है। और इस जो कण है बी को हम कहते हैं उत्सर्जित कण, उत्सर्जित कण। और साथ में कुछ ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है जिसको हम क्यू से पुट कर रहे हैं। ये जो ऊर्जा है इसको हम विघटनज ऊर्जा भी कह सकते हैं, नाभिकीय ऊर्जा भी कहा जा सकता है। तो एक बार इस अभिक्रिया को आप समझ लीजिए कि अभिक्रिया क्या है। तो देखिए, किसी नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान दो नाभिक आपस में मिलते हैं या एक नाभिक के ऊपर किसी कण का अटैक करवाया जाता है तो अस्थायी नाभिक बन जाता है। अस्थायी नाभिक उस अवस्था में ज्यादा देर नहीं रुकता, नए नाभिक का निर्माण कर लेता है। कुछ कण भी बाहर निकलते हैं, कुछ ऊर्जा का भी यहां पर उत्सर्जन होता है। तो इस अभिक्रिया को हम नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। तो नाभिकीय अभिक्रिया का ये हमने एक व्यापक रूप दिखाया है। तो देखिए, यहां से ये हमारे पास में है अभिकारक, ये दोनों मिलाकर क्या हैं, अभिकारक हैं, और इन दोनों से हमें ये प्राप्त हो रहे हैं, इन्हें हम कहेंगे उत्पाद। तो किसी नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान
अभिकारकों से बने उत्पादों का जो द्रव्यमान है वो कम होता है। नाभिकीय अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान क्या होगा? कम। तो द्रव्यमान में आई जो कमी है वो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अकॉर्डिंग ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा है क्या? नाभिकीय अभिक्रियाओं में उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा है। और वो होती किसके इक्वल है कि किसी नाभिकीय अभिक्रिया में जो उत्पाद बनते हैं उनका द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान से कम होता है, और द्रव्यमान में आई कमी आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अकॉर्डिंग ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा की डेफिनेशन यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। चलिए मैं यहां पर थोड़ा सा पुट भी कर देता हूं कि नाभिकीय ऊर्जा है क्या। कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में नाभिकीय अभिक्रियाओं में उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान से कम होता है। अभिकारकों के द्रव्यमान से कम होता है। इसको आप समझ लीजिए कि जब कोई नाभिकीय अभिक्रिया होती है तो जो उत्पाद यहां पर बने हैं इन दोनों का जो द्रव्यमान है वो कम होगा इन दोनों के द्रव्यमान से। यही हमने लिखा है, नाभिकीय अभिक्रियाओं में उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान से कम होता है। द्रव्यमान में आई यह कमी, द्रव्यमान में आई यह कमी आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अकॉर्डिंग, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। जिसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, उस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए, जो नाभिकीय ऊर्जा है वो किसके तुल्य होती है? यदि हम इस व्यापक जो नाभिकीय अभिक्रिया है इसके व्यापक रूप के जरिए हम इस ऊर्जा क्यू अर्थात नाभिकीय ऊर्जा को बताएं तो किसके तुल्य होगी? तो देखिए, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या कहता है कि नाभिकीय ऊर्जा किसके तुल्य होगी? देखिए, नाभिकीय ऊर्जा कैपिटल Q बराबर द्रव्यमान में परिवर्तन डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर से हम लिख सकते हैं, क्योंकि आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है वो क्या होता है? E बराबर mc स्क्वायर होता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को हम E बराबर mc स्क्वायर से पढ़ लिया है, हमने इससे पहले देख लिया है, पूर्व के वीडियो में देख लिया होगा। क्लियर? देखिए, तो नाभिकीय ऊर्जा Q बराबर होती है डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। इसको हम विघटनज ऊर्जा भी कह सकते हैं जब नाभिकों का विघटन होता है तो यहां पर आप देखिए, जो कैपिटल Q है वो बराबर है डेल्टा M, यह द्रव्यमान में परिवर्तन इंटू सी स्क्वायर। तो द्रव्यमान में परिवर्तन किसके बराबर होगा? क्योंकि द्रव्यमान में कमी तो अभिकारकों का द्रव्यमान ज्यादा होगा और उत्पादों का द्रव्यमान कम होगा। तो यहां पर क्या होगा? अभिकारकों के द्रव्यमान में से किसका द्रव्यमान घटा दीजिए, क्योंकि अभिकारकों का द्रव्यमान तो है ज्यादा और उत्पादों का द्रव्यमान है कम। तो ये मैंने का द्रव्यमान इंटू में सी स्क्वायर,
ये देखो मैंने क्या लिखा है, अभिकारकों का द्रव्यमान माइनस उत्पादों का द्रव्यमान इंटू में सी स्क्वायर, यह है नाभिकीय ऊर्जा। तो देखिए यहां से अभिकारकों का द्रव्यमान इस व्यापक रूप में देखिए, अभिकारक कौन सा है, एक तो अक्स है एक ए है, तो इन दोनों के द्रव्यमान क्या हो जाएंगे, एम अक्स प्लस में हो जाएगा एम ए, ये तो हो गया अभिकारकों का द्रव्यमान। क्लियर। फिर है उत्पादों का द्रव्यमान, तो उत्पाद कौन से बन रहे हैं, एक तो y बन रहा है और एक b बन रहा है, तो y और b का द्रव्यमान, y का द्रव्यमान हो जाएगा एम वाई और b का द्रव्यमान हो जाएगा एम पी, तो इसको हमें घटाना है, तो एम वाई माइनस एम बी, यह आ गई हमारे पास में द्रव्यमान में कमी, और इसको आप किससे गुणा कर दीजिए, सी स्क्वायर से गुणा कर दीजिए, तो हमें मिल जाएगी नाभिकीय ऊर्जा। क्लियर। ये जो नाभिकीय ऊर्जा होती है ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होती है। नाभिकीय ऊर्जा का मान रासायनिक ऊर्जाओं से, रासायनिक अभिक्रियाओं से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जाओं की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। विद्यार्थियों, हम ये जानते हैं कि हमें ऊर्जा विभिन्न रूपों में यूज में लेनी होती है, अलग अलग तरीके से हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जैसे हम पंखे में, बल्ब में विद्युत ऊर्जा को काम में लेते हैं, साथ में अन्य उपकरणों के अंदर जैसे बल्ब में प्रकाश ऊर्जा भी प्रयुक्त होती है, बाद में हम प्रकाश ऊर्जा उससे प्राप्त कर लेते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ऊर्जाओं का हम प्रयोग करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जैसे दहन अभिक्रिया होती है, तो वहां पर बहुत कम ऊर्जा होती है, बहुत कम मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि की ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। लेकिन नाभिकीय अभिक्रियाओं में उत्सर्जित होने वाली जो ऊर्जा है, जैसे हमने यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा दिखाई है, तो किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया के अंदर उत्सर्जित होने वाली जो ऊर्जा है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होती है। तो यहाँ पर नाभिकीय अभिक्रियाओं में उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा काफी ज्यादा मात्रा में होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होती है। देखिए हम आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाएंगे कि किस तरीके से किसी अभिक्रिया के अंदर नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए अब हम एक एग्जाम्पल के जरिए नाभिकीय ऊर्जा फाइंड आउट करना सीखेंगे। हमारे पास में एक अभिक्रिया है, यूरेनियम 235 है, इस पर हम न्यूट्रॉन का अटैक करवाएंगे तो हमें जीनोन प्राप्त होगा, साथ में स्ट्रोंशियम मिल रहा है। इसके साथ में हमें यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन भी प्राप्त हो रहे हैं और कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। ये जो ऊर्जा है Q, यही नाभिकीय ऊर्जा है। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो अभिक्रिया है इसमें ये दोनों तो हैं उत्पाद, और ये तीनों हमारे पास में यहां पर हैं, ये दोनों तो हैं अभिकारक और ये तीनों हमारे पास में यहां पर उत्पाद हैं। तो इन तीनों का जो द्रव्यमान है वो इन अभिकारकों के द्रव्यमान से कम होता है, द्रव्यमान में कमी आ जाती है, और द्रव्यमान में आई कमी ही नाभिकीय ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो हमें यहां पर नाभिकीय ऊर्जा फाइंड आउट करनी है, जबकि यूरेनियम 235, न्यूट्रॉन का, जीनोन का और स्ट्रोंशियम, इन सभी का हमें द्रव्यमान दे रखा है। क्लियर। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करना है। द्रव्यमान में कमी हमें पहले फाइंड आउट करनी है, उसको सी स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो हमें नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। जैसे मैंने अभी समझाया उसी का ही आपको ध्यान में रखना है। यहां पर Q की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन के अंदर किसका मान ज्ञात करना है, इस कैपिटल Q का मान हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए नाभिकीय ऊर्जा जिसे हम कैपिटल Q से कह रहे हैं, द्रव्यमान में आया परिवर्तन इंटू सी स्क्वायर के इक्वल होता है। डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर के इक्वल हम कैपिटल Q को पुट कर सकते हैं। देखिए ये जो डेल्टा Q है वो है अभिकारकों का द्रव्यमान माइनस उत्पादों का द्रव्यमान इंटू सी स्क्वायर के इक्वल। तो देखिए यहां से डेल्टा एम बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में, यूरेनियम 235 का द्रव्यमान
प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो यूरेनियम 235 का जो द्रव्यमान है यह है अभिकारकों का द्रव्यमान, तो यह है 235.0439, ये एटॉमिक मास यूनिट में है। फिर प्लस में अभिकारक के रूप में यहां पर हमारे पास में एक न्यूट्रॉन भी है, इस न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है 1.0866 है। फिर माइनस में उत्पादों का द्रव्यमान, तो जीनोन यहां पर एक उत्पाद है जिसका द्रव्यमान है 139.9054। फिर उत्पाद के रूप में यहां पर स्ट्रोंशियम भी बाहर निकल रहा है, तो माइनस में ही आएगा ये भी 93.9063। इसके साथ में यहां पर दो न्यूट्रॉन भी बाहर निकल रहे हैं, तो माइनस में 2 गुणा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.00866, और ये सब हैं एटॉमिक मास यूनिट में। तो मैंने इन सब का जो मात्रक है वो यहां पर पुट कर दिया है U। ये जो ब्रैकेट के अंदर अभी तक मैंने जो लिखा है वो डेल्टा M लिखा है। इसको यदि हम किससे गुणा कर दें, c² से गुणा कर दें, तो हमें नाभिक की ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए हमें यहां पर सिंपल सी एक कैलकुलेशन करनी है। देखिए तो इसमें इसको ऐड कीजिए। वैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमें न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 1.00866 होता है, तो यहां पर भी हम चेंज कर देते हैं 1.00866 होता है। क्लियर। तो अब इनका एडिशन कीजिए, तो यहां से जब ऐड करोगे तो ये हमारे पास में आ गया 6, 15, फिर इसको और इसको आप जोड़िए 11 और 1 12, 11 और 1 12, फिर यहां पर आ गया 5, फिर आ गया 0, फिर पॉइंट, फिर ये आ गया 236। तो ये हमारे पास में अभिकारकों का टोटल द्रव्यमान आ गया है। ठीक है, एक बार हम इन दोनों को आपस में गुणा कर लेते हैं, फिर इन सबको एडिशन करेंगे। ठीक है, चलिए मैं इन दोनों को तो ऐड कर लेता हूं, या एक बार पहले हम इसको गुणा करके ही लिख देते हैं। तो देखो यहां से इसका गुणा मैं इधर ही पुट कर रहा हूं, दुगुना करेंगे तो 12 हो गया, एक हासिल की हो गई 13, एक हासिल की 16, 1 17, फिर 0 2, ये आ गया हमारे पास में। इसको 2 से गुणा करने के पश्चात अब इनका एडिशन कीजिए, तो यहां से हमें मिल रहा है 2, फिर 3 और 3 6 और 4 10, हासिल की 1 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 6 और 6 12, 12 और 7 19, एक हासिल का हो गया, फिर 1 और 1 यहां पर 2 हो गया, फिर 9 और 9 18, 18 का 8 हो गया, एक हासिल का हो गया, एक हासिल का हो गया। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, यहां से 140 और यहां से हो गया 95, तो 135 हो जाएगा, 235 हो जाएगा। ये हमें प्राप्त हो गया है। देखिए जोड़ बाकी में आप एक बार दोबारा कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मेथड तो यहां पर सीख ही लीजिए। तो ये हमें प्राप्त हो चुका है। अब हमें इसका घटाव यहां पर करना है। ये है अभिकारकों का द्रव्यमान, यह है उत्पादों का टोटल द्रव्यमान इंटू U इंटू c²। तो देखिए यहां पर हमें क्या मिल रहा है, इसमें से घटाइए, घटाएंगे तो 6 में से 2 घटाएंगे तो हमें मिल गया है 4, फिर 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, फिर 2 में से 9 निकालेंगे तो 12 में से 9 निकालेंगे तो 3, फिर 4 में से 2 निकालेंगे तो 2, फिर 10 में से 8 निकालेंगे तो 2, फिर पॉइंट, फिर ये यहां पर जो द्रव्यमान है वो 0 ही रह जाएगा। तो U इंटू c² ये रह गया हमारे पास में। क्लियर। अब यहां पर आप देखेंगे U इंटू c² को हम पहले पढ़ चुके हैं स्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अकॉर्डिंग कि एक जो U इंटू c² है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। तो कैपिटल Q बराबर हमारे को क्या मिल रहा है, 0.931
2 2 3 5 4 और इस U इंटू सी स्क्वायर की जगह में पुट कर देता हूं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमें मिल चुका है कैपिटल Q का मान, कैपिटल Q का मान। अब हमें क्या करना है, इसे आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए जो Q का जो लगभग मान है वो 208 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां पर हमें प्राप्त होने वाला है। 208 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें प्राप्त होगा। क्लियर? तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग इतना ही आएगा, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, पॉइंटों में आ सकता है। तो ये हमारे पास में आ गया Q का मान। तो यहां पर आप देखें कि लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ इस अभिक्रिया में। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो काफी ज्यादा मात्रा में उत्सर्जित होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की ऊर्जा उत्सर्जित होती है। क्लियर? जबकि दहन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जो है या पेट्रोलियम के जलने से जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का होता है, जबकि नाभिकीय अभिक्रियाओं में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि की ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अत्यंत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा यहां पर उत्सर्जित होती है। जैसे मैं यहां पर बात करूं, 1 किलोग्राम कोयले से प्राप्त ऊर्जा, 1 किलोग्राम हम कोयला लें, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, यदि उस कोयले को हम जलाएं तो हमें 10 की घात 7 जूल ऊर्जा प्राप्त होगी। 10 की घात 7 जूल ऊर्जा प्राप्त होने वाली है। यदि इसी के साथ ही हम इसका कंपैरिजन करें यूरेनियम से, 1 किलोग्राम यदि हम यूरेनियम ले लें और उसके यदि नाभिकीय अभिक्रिया से हमें ऊर्जा प्राप्त करें तो देखिए कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, 10 की घात 14 जूल ऊर्जा प्राप्त होगी। तो 10 की घात 14 जूल, इस ऊर्जा की 10 की घात 7 गुना ऊर्जा प्राप्त होती है। 10 की घात 7 गुना ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। क्लियर? तो लगभग 1 करोड़ ज्यादा, 1 करोड़ गुना ज्यादा ऊर्जा हमें प्राप्त होती, बहुत ज्यादा ऊर्जा, करोड़ों गुना ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। ये दुगुनी नहीं है कि 10 की घात 7 आ गया, 10 की घात ये 14 आ गया, दुगुनी नहीं है, घातें इसकी दुगुनी है। इसका मतलब 10 की घात 7 गुना ज्यादा है, इससे बहुत ज्यादा होती है जो कि। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में अत्यंत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि नाभिकीय अभिक्रियाएं होती कौन सी है, कितने प्रकार की होती है। तो नाभिकीय अभिक्रियाएं विद्यार्थियों 2 प्रकार की होती है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, जो कि हम आगे के वीडियोज में अच्छे से देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया भी और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया भी, दोनों अभिक्रियाएं हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है? अब देखिए कि यहां पर आप समझेंगे नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान यदि ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो उस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन ही होता है, अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन होता है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती है। क्लियर? तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपने देखा नाभिकीय ऊर्जा होती क्या है। क्लियर? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।